तो स्टोरेज के दो न्यू टॉपिक्स हैं जो कि RHEL 8 और RHEL 9 के एग्जाम ऑब्जेक्टिव हैं। तो मेन फोकस जो हमारा ये सारा सिनेरियो में है वो कोशिश ये है कि हम एग्जाम ऑब्जेक्टिव्स को ज़्यादा कवर करें और साथ साथ हम थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट को पढ़ें जहाँ पे हमें लगता है कि हमें पढ़ लेना चाहिए। तो स्टैंडर्ड पार्टीशन क्रिएट करना, देन LVM, ये बेसिक कन्फिगरेशंस की मैं बात कर रहा हूँ कि एडवांस स्टोरेज अलग है। फिर उसके बाद है सॉफ्टवेयर बेस्ड रेड मैनेजमेंट, जिसको हमने नहीं पढ़ा, बट जब आप स्टोरेज मैनेजमेंट पढ़ना चाहेंगे इन लिनक्स एडमिनिस्ट्रेशन, इन दैट केस आपको रेड को भी पढ़ना चाहिए अपने पर्सनल नॉलेज के लिए, या हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपको वो काम आए, या किसी जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वहाँ पे उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी हो। अच्छा, अब LVM जो हमने पढ़ा है पहले, ये जो स्टैंडर्ड पार्टीशन पढ़ी थी, वहाँ पे हमें एक प्रॉब्लम था। प्रॉब्लम ये था कि लेट्स से कि अगर मैंने 50 GB की पार्टीशन क्रिएट कर ली, अब मेरे पास ये ऑप्शन नहीं है कि उस 50 GB को किसी तरीके से मैं 160 या 200 GB या वट एवर जो साइज में चाहता हूँ वो इंक्रीज कर लूँ। मेरे पास साइज इंक्रीज और डिक्रीज करने की एक फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी। इस वजह से हम स्टैंडर्ड पार्टीशन को छोड़ के, या स्टैंडर्ड वे ऑफ पार्टीशन क्रिएशन या फाइल सिस्टम क्रिएशन को छोड़ के हम आए LVM की तरफ। LVM में हमें फ्लेक्सिबिलिटी तो मिली, बट जो साइज है आपका स्टोरेज का, लेट्स से कि आपकी जो ड्राइव है उसका साइज है 50 GB, लेट्स अज्यूम। तो जब आप LVM क्रिएट करेंगे तो LVM 50 GB को कंज्यूम करेगा। अभी मिसाल के तौर पे इस करंट सिनेरियो में देखें, मैं अभी अपने लैपटॉप की स्टोरेज ओपन करता हूँ और ये मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपके साथ अपने लैपटॉप की। यहाँ पे आप देखेंगे तो मेरे पास 300 GB का ड्राइव C है, देन मेरे पास T ड्राइव है जो कि 160 GB का है। उसके बाद ड्राइव E है जो कि ऑलमोस्ट 500 GB का, जिसमें 125 GB फ्री पड़ी हुई है अभी। और अब अगर मैं वापस आऊँ VMware पे, तो ये जो वर्चुअल मशीन है इसे देखें आप, तो इस एक वर्चुअल मशीन में मैंने 100 GB, 80 GB, 40 GB, देन 100 GB, 80 GB, 100 GB, 20 GB, इतनी सारी ड्राइव्स मैंने इसमें ऐड की हुई हैं। तो इट्स मीन कि इतनी तो जगह मेरे सिस्टम में है ही नहीं। जब इतनी ज्यादा जगह मेरे सिस्टम में फिजिकल मेरे पास हार्ड ड्राइव में है ही नहीं अवेलेबल, तो मैं कैसे फिर ये हार्ड डिस्क ऐड कर रहा हूँ इसमें मजीद। तो LVM ने ये मेरा सोल्यूशन तो नहीं किया कि अगर मेरे पास फिजिकल स्टोरेज कम है तो मैं ज़्यादा फाइल सिस्टम ऐड कर लूँ या फाइल सिस्टम की कैपेसिटी बढ़ा दूँ। फाइल सिस्टम तो नहीं कहूँगा, ब्लॉक स्टोरेज की कैपेसिटी बढ़ा दूँ। LVM ने मेरे लिए ये सोल्यूशन नहीं किया। उसने मुझे ये फ्लेक्सिबिलिटी दी कि आप साइज को छोटा या बड़ा कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर फिजिकल स्टोरेज। तो बताने का मकसद ये है कि हम LVM या स्टैंडर्ड पार्टीशन के थ्रू जो ड्राइव कैपेसिटी है वो हमेशा हमें उतनी ही चाहिए जितनी हम कंज्यूम करना चाहते हैं। जबकि जैसे ही मैंने VMware का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया या मैं ओरेकल का वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल करूंगा,
वहाँ पे मुझे ये फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है कि जब मैं वीएमवेयर में या केवीएम में या मैं ओरेकल वर्चुअल बॉक्स में कोई डिस्क क्रिएट करता हूँ तो मेरी फिजिकल स्टोरेज कम होती है, बट डिस्क में 200 300 400 2 टीबी तक मैं डिस्क क्रिएट कर सकता हूँ। तो वो जब डिस्क क्रिएट होती है वो कहाँ पे चली जाती है? तो यहाँ पे मुझे इस कॉन्सेप्ट को बेसिकली हम सिंपल अल्फाज में या स्टोरेज के टेक्नोलॉजी में स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन कहते हैं। अच्छा, अब एक कॉन्सेप्ट तो हमें ये कंफर्म हुआ कि बेसिकली व्हेन एवर यू हैव लिमिटेड अमाउंट ऑफ स्टोरेज एज अ फिजिकल डिवाइस, व्हाट यू नीड टू डू, आपकी कोई रिक्वायरमेंट ऐसी आ गई, मिसाल के तौर पे कंटेनर्स पे आप काम करना चाहते हैं, या आप आपके पास केवीएम है और केवीएम में आप वर्चुअल मशीनें बनाना चाहते हैं। तो अब आप ये चाहते हैं कि वहां पे जितनी मर्जी मैं स्टोरेज दूं, लेकिन मुझे पता है कि एक्चुअल कंटेनर ने 10 या 20 एमबी लेनी है, बट मैं बता ये सकता हूँ कि मेरे इस कंटेनर का साइज लेट से 300 GB है। लेट से मेरी कोई वेबसाइट है, उसमें एक्चुअल फाइल साइज है लेट से 30 MB या 40 MB, बट मैं कंटेनर को ये बताना चाहता हूँ कि ये तुम्हारी लोकेशन है, इस लोकेशन पे 300 GB की स्पेस अवेलेबल है, उसे यूज कर लेना। तो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं कर ये रहा हूँ कि मैं स्टोरेज को वर्चुअलाइज कर रहा हूँ। तो अभी तक दो टूल्स की जिसकी मैंने बात की, दो या तीन टूल, जैसे मैंने VMware वर्कस्टेशन की बात की, केवीएम की बात की, या ऑरेकल वर्चुअल बॉक्स की बात की, या आप माइक्रोसॉफ्ट हाइपर वी की बात कर लें, जितने भी वर्चुअलाइजेशन सॉल्यूशन प्रोवाइडर वेंडर्स हैं, सभी ये फैसिलिटी देते हैं। बट इन दैट केस व्हाट यू नीड, ये करने से पहले आपको किसी ना किसी हाइपरवाइजर की जरूरत है। जब आपके सिस्टम में कोई हाइपरवाइजर इंस्टॉल होगा, जैसे मैंने अभी, हाइपरवाइजर मींस कोई ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करे, यानी कि आप डायरेक्टली ऑपरेटिंग सिस्टम में ऐसा कुछ नहीं कर सकते, आपके पास अभी तक कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ, अगर आपने ऑपरेटिंग सिस्टम पे एक एडिशनल लेयर इंस्टॉल कर ली है, जिसे मैं हाइपरवाइजर कह रहा हूँ, और हाइपरवाइजर मींस जैसे वर्चुअल बॉक्स है या VMware वर्कस्टेशन है या ESXi है, अगर हम सर्वर वर्चुअलाइजेशन की या डेटा सेंटर वर्चुअलाइजेशन की बात करें, तो वहां पे कोई ना कोई सॉफ्टवेयर है जो ये काम कर रहा है। ऑपरेटिंग सिस्टम हमें डायरेक्टली कोई ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दे रहा। तो आफ्टर VDO हमारे पास ये फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो सेम काम जो हम VMware को इंस्टॉल करने के बाद या किसी और वर्चुअलाइजेशन टूल को इंस्टॉल करने के बाद करते हैं, अब वो काम हम डायरेक्टली कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ VDO। नंबर टू, जब भी हम बात करते हैं सैन स्टोरेज की, तो अभी कुछ अरसे पहले मैंने एक सेमिनार या एक तकरीब थी, थोड़ा टेक्निकल डेल वालों की, तो मैं वहां पे गया हुआ था। 1 घंटा उसने सिर्फ ये बताया कि क्यों डेल की जो स्टोरेज है वो महंगी है एज कम्पेयर टू HP और अदर्स। तो उसने कहा भाई लेट्स से कि आप हमसे 20 TB की एक स्टोरेज ले लेते हैं सैन, उसके मुकाबले में लेट्स से आपने हवावे की स्टोरेज ली, मे भी हो सकता है वो 40 TB की हो, दोनों की प्राइस आपको सेम मिली, यानी कि डेल की तरफ आप जब जा रहे हैं तो आपको 20 TB उसी प्राइस में मिल रही है जो कि हवावे आपको 40 TB भी दे रहा है। तो फिर आपको डेल की तरफ जाने की क्या जरूरत है, आप हवावे पे चले जाओ। तो डेल ये क्लेम करता है कि नहीं यार, ऐसा नहीं है, मैं आपको 4 टाइम्स मोर डेटा कंप्रेशन भी दूंगा साथ। व्हाट डज इट मीन कि 20 TB की जगह पे आप कितना कर सकते हैं, 60 TB डेटा स्टोर कर सकते हैं।
जबकि यहाँ पे तो आप सिर्फ 40 टीबी कर रहे हैं। तो इट्स मीन कि अगर आप डेल से 20 टीबी की स्टोरेज लो और एडिशनल 4 टाइम उसमें ऐड कर लो, वो डेल कैसे करेगा, ये उसी प्रॉब्लम है। बट आप 60 टीबी तक उसमें डेटा ऐड कर सकते हैं। तो भाई अब क्या डेल की स्टोरेज लेके आए? तो जवाब है नहीं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में यही काम करने के लिए अगेन, अगर मैं इस तरह की कोई का सॉल्यूशन चाहता हूं तो उसका नाम है वीडीओ। तो ये दो प्रॉब्लम्स हैं, जेन्युइन प्रॉब्लम, जिनका सॉल्यूशन हमने वीडियो की सूरत में निकाला है। नंबर 3, यहाँ पे हम कंप्रेशन की बात कर लेते हैं, लिख देता हूं मैं ताकि कंफ्यूजन ना रहे बाद में। ये एक जेनेरिक कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे हम कोई टेक्निकल काम नहीं कर रहे। आप पहले से पढ़ो या बाद में पढ़ो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बिल्कुल नई चीज है। तीसरी जो चीज है वो ये है कि यार मेरे साथ अक्सर ये होता है, जैसे मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ कि मेरे गाड़ी में एक यूएसबी है जिसमें मेरा साउंड पड़ा है, सॉन्ग्स हैं, और 60 GB की वो यूएसबी है, वही मैंने म्यूजिक उसका कॉपी करके अपने प्रोफाइल में म्यूजिक के फोल्डर में भी रखा हुआ है। टाइम टू टाइम मैं मखसूस म्यूजिक डाउनलोड करता हूँ, और एक और ई ड्राइव में मैंने बैकअप के तौर पे भी उसे रखा हुआ है। तो इट्स मीन कि मेरे पास एक ही फाइल की 3 कॉपीज अवेलेबल हैं। अब हो सकता है कि मैंने वहां से डाटा कॉपी किया, किसी और जगह पर रख दिया, एक ही फाइल की 4 कॉपीज रख ली। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं डी डुप्लीकेशन कर रहा हूँ, एक ही डेटा को एक ही सिस्टम में बार बार पेस्ट कर रहा हूँ। तो जब बार बार मैं एक ही डेटा को मल्टीपल जगह पे पेस्ट करूंगा, उसका रिजल्ट क्या निकलेगा? एक मिनट होल्ड कीजिएगा। रिजल्ट ये निकलेगा कि यार अगर आप कंप्रेशन के थ्रू डेटा सेव भी कर रहे थे स्टोरेज को कहीं पे जाके, तो डी डुप्लीकेशन इज अ बिग प्रॉब्लम। इसकी एक और प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। मैंने 3 बड़े सेटअप्स में काम किया है। एज कम्पेयर टू दिस कंपनी जहाँ पे मैं अभी काम कर रहा हूँ, ये उस लेवल का सेटअप नहीं है। बट जहाँ पे पहले मैंने काम किया है 3 कंपनीज में, वो इस हमारे इस एरिया के बड़े सेटअप्स हैं टेक्सटाइल में। तो अब जब हम किसी बड़े सेटअप में काम करते हैं तो हम अज्यूम करते हैं कि देयर यूजर्स आर वेरी इंटेलिजेंट इन टर्म्स ऑफ आईटी, इन टर्म्स ऑफ देयर एजुकेशन एंड वगैरह वगैरह। तो वो जो सिस्टम की यूटिलाइजेशन करेंगे वो बहुत बेहतर अंदाज से करेंगे। बट यू कांट इमेजिन, जैसे मैं अभी जिस जगह पे काम कर रहा हूँ, एक फाइल है, वो एक फाइल एक ही लोकेशन पे तकरीबन कुछ 100 दफा पड़ी है। हर बंदे ने अपना फोल्डर क्रिएट किया, उसी फाइल को उठा के रखा हुआ है, फिर दूसरे बंदे ने फोल्डर क्रिएट किया, उसी फाइल को रखा हुआ है। इट्स मीन कि अगर एक 100 MB की एक फाइल है, तो 100 बंदे उसे रखेंगे तो कैपेसिटी कहाँ पे पहुंचती है? तो आफ्टर एवरी 6 to 1 year मुझे अपने फाइल सर्वर की जो ड्राइव है उसकी कैपेसिटी इंक्रीज करना पड़ती है, क्योंकि मैं थक गया हूँ यूजर को समझा समझा के कि भाई आप ऐसा ना करो। लेकिन मैं नहीं समझा सकता, दे आर यूजर्स, उनको मैं मना भी नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने उन्हें कहा है कि भाई आपकी जो ड्राइव है वो ये वाली है, और मैं कैसे आइडेंटिफाई करूँ कि कौन कौन सी फाइल को डुप्लीकेट करते हैं? तो इस चीज का सोल्यूशन क्या है, कैसे इसे रोका जाए, डी डुप्लीकेशन को? तो डी डुप्लीकेशन जो प्रॉब्लम है, उसका जो सोल्यूशन है वो भी वीडियो है। और अभी जो मैंने यहाँ पे बात की स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन की,
इसको स्टोरेज की जुबान में हम थिन प्रोविजन कहते हैं। एक होती है थिक प्रोविजन, एक होती है थिन प्रोविजन। मींस अभी मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। यहाँ पे ये जो स्टोरेज है मेरे पास, ये जिस जगह पे ऐड है, एंड पे देखें लिखा हुआ है VMDK। यहाँ पे भी आप देखें कि इस वर्चुअल मशीन के जो मैंने मल्टीपल स्टोरेज लगाई हैं, हर स्टोरेज के एंड पे लिखा हुआ है VMDK। तो जैसे ही मैं थिन प्रोविजन स्टोरेज टाइप यूज करता हूँ, तो ये VMDK एक एक्सटेंशन लग जाती है मेरी वर्चुअल जो फाइलें हैं वर्चुअल मशीन की। तो थीम प्रोविजन मैंने एक ऑप्शन सेलेक्ट की है, और VMware में बाय डिफॉल्ट यही ऑप्शन सेलेक्ट होती है। इसीलिए आपकी फिजिकल कैपेसिटी हो सकता है 30 GB हो, लेकिन आप उसके ऊपर 200 GB 300 GB की जितनी मर्जी पार्टीशंस बना लें। रीजन इज दैट कि आप जो बना रहे हैं वो यूज नहीं हो रही, आप जस्ट क्रिएट कर रहे हो। और क्रिएशन क्या है? जस्ट अ फाइल। तो वीडियो ने बेसिकली 3 लेवल के हमें सॉल्यूशंस दिए कि भाई आपको अगर थीम प्रोविजन करनी है तो यू डोंट नीड मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स, आई एम द पर्सन हु विल हेल्प यू। फिर आपने कंप्रेशन करनी है बाय डिफॉल्ट। देखो एक कंप्रेशन ये होती है कि आपने डेटा रखा, उसके बाद कोई कंप्रेशन यूटिलिटी यूज करके उसको छोटा कर लिया, कंप्रेस कर लिया। इसमें बाय डिफॉल्ट ये चीज है। और फिर आप ये चाहते हो कि एक ही फाइल को बार बार जगह पे एक मल्टीपल फोल्डर्स में रखोगे एक ही डिस्क के अंदर, तो बहुत सारी जगह घेरेगी। तो हम ऐसा क्यों नहीं करते कि चाहे फाइल 100 दफा रख दें, लेकिन जिस डिस्क में रखा जाएगा वो डिस्क क्या करेगा, ऑटोमेटिक उसका जो सॉफ्टवेयर है वो सब जगह पे लिंक क्रिएट करेगा, जबकि ओरिजिनल फाइल एक ही होगी। तो वीडियो ने ये 3 सॉल्यूशंस हमें दिए। अब क्वेश्चन ये है कि यार हम इसे जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, तो वहां पे क्यों नहीं यूज करते? वहां पे वीडियो क्रिएट करने की फैसिलिटी क्यों नहीं है? इसके मल्टीपल जवाब हो सकते हैं, बट एज पर मी इसका एक जवाब ये है कि ये अभी RHEL 7 में इसको इंट्रोड्यूस किया था, वो भी 7.5 में। उससे पहले ये था ही नहीं। तो एक तो इसमें मजीद इंप्रूवमेंट्स आएंगे, इसमें बहुत सारे बग्स हैं। अभी उन्होंने एज एन सर्विस इसे इंट्रोड्यूस किया है। आहिस्ता आहिस्ता इस पे काम होगा, और इसको हो सकता है कि आने वाले टाइम पे ऑपरेटिंग सिस्टम की इंस्टॉलेशन के लेवल पे लेके आया जाए। बट वो कहते हैं कि यार क्या आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की इंस्टॉलेशन के लिए इसकी जरूरत पड़ती है? तो नहीं, इसका जवाब है नहीं। कहाँ पे जरूरत पड़ती है? आपको कोई ऐसा डेटा स्टोर क्रिएट करना है जहाँ पे अब ब्लॉक लेवल की डिवाइसेस आप क्रिएट करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे आपने कहा कि मैं वर्चुअल मशीनें क्रिएट करूंगा, उसका जो डिफॉल्ट स्टोरेज लोकेशन होगी वर्चुअल मशीनों की फाइलों की, वो एक ऐसी ड्राइव होगी जो जिसके ऊपर जो फाइल सिस्टम होगा वो वीडियो वाला या वीडियो वाली सर्विस चल रही होगी, ताकि आपको ये तीनों चीजों मिलें। अच्छा, वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर ने तो अपनी जगह पे देनी है, इसने देनी देनी है। तो फिर कंक्लूजन ये निकला कि यार वेयर टू यूज VDO, कहाँ पे इसे यूज किया जाए? तो नंबर 1 लोकेशन कहते हैं कि यार आप वर्चुअल मशीन्स के लिए यूज कर लें। नंबर 2, वर्चुअल मशीन्स की अपर लेयर जो आजकल है वो है कंटेनर्स, तो उसके लिए आप यूज कर सकते हैं। और नंबर 3 पे आप इसे क्लाउड स्टोरेज के तौर पे यूज कर सकते हैं।
तो ये 3 सिनेरियो बनते हैं और इसके बाद फर्दर हो सकते हैं, जो हो सकता है मुझे भी आइडिया ना हो, बट इन फ्यूचर इसका यूज कहीं और भी आए। तो क्या हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में भी इसे यूज कर सकते हैं? तो कर सकते हैं, बट बेस्ट प्रैक्टिस ये कहती है कि आप इन इन चीजों के लिए यूज करोगे तो आपको बेनिफिट बहुत मिलेगा। जबकि जो ये वाली चीजें हैं, ये तो इसके बेनिफिट्स हैं। तो एक मेरे पास में भी शायद स्नैपशॉट हो, ये मैंने लिया है फ्रॉम रेड हैट, और इसके ऊपर लिखना पड़ेगा मुझे शायद कहीं पे। रेड हैट साइट से मैंने ये एक उठाया था अभी लेक्चर स्टार्ट होने से पहले। वो कह रहा है कि आपकी यहाँ पे ब्लॉक डिवाइस होगी, यानी कि मल्टीपल हार्ड डिस्क होगी। हार्ड डिस्क को हम बेसिकली ब्लॉक डिवाइस कहते हैं। और ब्लॉक डिवाइस के ऊपर हो सकता है कि रेड लेयर हो, जो कि फिजिकल रेड कहलाते हैं, कहते हैं हम इसे। और वो जो स्टोरेज का ग्रुप होगा, पहला लॉजिकल ग्रुप, उसके ऊपर आप प्लेस कर सकते हो वीडियो को। और उस वीडियो के ऊपर आप क्या कर सकते हो, हाइपरवाइजर को यूज करके मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स क्रिएट कर सकते हो। अच्छा, इस जगह पे जहाँ पे मैं ये इसका कोई टूल शायद में भी मैं इसे यूज कर सकूं इस तरह से। यहाँ पे इस जगह पे इसमें एक सर्विस यूज होगी कर्नल लेवल की, जिसे हम कहते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ बल्कि इसमें नोट्स में, यूडीएस। ये बेसिकली यूडीएस क्या है, जब हम इसका वीडियो का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे तो उसमें मल्टीपल मॉड्यूल्स जो काम करते हैं कर्नल लेवल पे, तो एक का नाम है यूडीएस। ये बेसिकली एक कर्नल का ऐसा मॉड्यूल है जो डी डुप्लीकेशन की के सर्विस के तौर पे एक्ट करता है और इंडेक्सिंग करता है। किन चीजों की, कि कौन सी फाइल है डी डुप्लीकेट है। तो बता मैं ये रहा था कि इस लेवल पे, यहाँ पे जहाँ वीडियो है, इस लेवल पे कहीं ये वाली सर्विस भी एक एक्टिवेट हुई होती है, जो चल रही होती है, जिसका काम ये होता है कि वो वीडियो के सॉफ्टवेयर को ये बताया कि क्या क्या फाइल सिस्टम में आप डी डुप्लीकेशन है जिसको रिमूव करना है। अच्छा, बाय डिफॉल्ट वीडियो का जब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, सर्विस एक्टिवेट करते हैं, तो तीनों चीजें एक्टिवेटेड होती हैं बाय डिफॉल्ट। बट लेटर ऑन व्हाट यू कैन डू, आप उसे डिसेबल भी कर सकते हो। मिसाल के तौर पे आप चाहते हो कि कंप्रेशन नहीं हो, तो आप डिसेबल कर सकते हो। आप चाहते हो कि डी डुप्लीकेशन डिसेबल हो जाए, बाय डिफॉल्ट इनेबल होती है, हो जाएगी। थिन प्रोविजन को बंद करना चाहते हैं, हो जाएगी। किससे होगी? एक सॉफ्टवेयर है सिस्टम में, वीडीओ। क्या मतलब है जी इसका? वर्चुअल डेटा, या डिस्क समटाइम कहते हैं लोग, ऑप्टिमाइजर। भाई हम बंदे नहीं रखे होते, आपने मुख्तलिफ जगह बंदे रखे होते हैं, किस काम के लिए? जैसे ओरेकल डेटाबेस की बात करते हैं तो हम डीबी ट्यूनिंग के लिए बंदे रखे होते हैं। इसी तरीके से सिस्टम ट्यूनिंग के बंदे होते हैं। तो स्टोरेज ट्यूनिंग नहीं होगी, स्टोरेज को भी ट्यून किया जाएगा। बेसिकली जो सिस्टम ट्यूनिंग करने वाले बंदे होते हैं वो ये काम भी करते हैं साथ। तो दो सॉफ्टवेयर हैं,
तो पैकेज एक का नाम है VDO, जो कि बेसिकली कमांड भी होगी, कमांड सॉफ्टवेयर भी होगा, और एक कर्नल का मॉड्यूल होगा। कौन सा मॉड्यूल होगा जी? के मोड डैश VDO। तो ये दो सॉफ्टवेयर हम अपने सिस्टम में इंस्टॉल करेंगे। बाय डिफॉल्ट जब हम मिनिमल इंस्टॉलेशन करते हैं या सर्वर विद GUI इंस्टॉल करते हैं, तो ये जो RPM है ये बाय डिफॉल्ट अवेलेबल होता है रेड हैट 8 में और 9 में भी, जबकि ये मॉड्यूल जो कर्नल का है ये अवेलेबल नहीं होता, यू हैव टू इंस्टॉल इट। अभी रेड हैट ने क्या किया है हिस्ट्री का, वैसे तो मैंने एक छोटा सा सेशन अपलोड किया है, बट दैट इज नॉट कंप्लीट सेशन। हमने उसमें ये हिस्ट्री पढ़ने की कोशिश की है कि सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम जो आज की दुनिया में हम लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, ये आए कैसे थे, और जो यूनिक्स है क्या वो आज भी चल रहा है? तो चल रहा है। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि जो लिनक्स है वो यूनिक्स की रिप्लेसमेंट है, तो ऐसा नहीं है। लिनक्स बेसिकली एक कम्युनिटी है जिसका काम फ्री सॉफ्टवेयर बनाना है। यूनिक्स एक कम्युनिटी है जो पेड सॉफ्टवेयर बनाती है, हार्डवेयर डिपेंडेंट सॉफ्टवेयर। लिनक्स ने अपनी दुनिया को थोड़ा ओपन रखा है कि किसी भी हार्डवेयर आर्किटेक्चर को लेके आओ, मैंने इंस्टॉल हो जाना है। यूनिक्स में लिमिटेशन है। क्या लिमिटेशन है? यू हैव टू डिजाइन अ हार्डवेयर, या ऐसा हार्डवेयर जिसके लिए स्पेसिफिक ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन किया गया है उसके उसमें चलना है। तो हमने रेड हैट की हिस्ट्री नहीं थी पढ़ी, वो थोड़ी मिस कर गया था मैं। ये लेटर ऑन कभी मुझे टाइम मिला तो हम कोशिश करेंगे कि उसको वाइंड अप करें, या इसमें कहीं ऐड कर दूंगा, कोई वीडियो मेरे पास पुरानी पड़ी हुई तो मैं अपलोड कर दूंगा। तो रेड हैट जो सेंटोस था, सेंटोस भी रेड हैट का ही प्रोडक्ट है। अभी सेंटोस को उन्होंने बंद कर दिया है। बंद इन सेंस कर दिया, पहले आप ये समझो कि सबसे पहले रेड हैट वाले क्या करते थे, जब भी कोई वर्जन आता था वो रेड हैट EL का आता था, एंटरप्राइज लिनक्स का। फिर उसके बग फिक्स होते थे, और बग होने फिक्स होने के बाद उसका एक, ये मैं छोटी सी हिस्ट्री इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको क्लियरिटी आ जाए, उसका एक दूसरा वर्जन निकलता था जो कि कम्युनिटी ऑपरेटिंग सिस्टम होता था, सेंटोस। 8.1 या 2 तक ये आई थिंक चला है। उसके बाद रेड हैट को अक्वायर कर लिया IBM ने। तो अभी रेड हैट जिसके ये सारे हम सॉफ्टवेयर पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ये अंडर IBM काम कर रहा है, यानी कि IBM की एक अलग सा डिवीजन है जो कि रेड हैट है। तो रेड हैट ने, इन्होंने IBM ने क्या किया, उन्होंने कहा कि ये जो सेंटोस आपने मेन ऑपरेटिंग सिस्टम पब्लिक को दिया हुआ है, यानी कि रेड हैट से भी ज्यादा परफेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, इन अ सेंस कि पहले रेड हैट मार्केट में आएगा, फिर उसको कंपाइल करके सेंटोस बनेगा जो कि मजीद बग्स फिक्स होगा। तो लोगों ने इसको बहुत ज्यादा एंजॉय किया है, और अभी तक भी जो लोग हैं बहुत सारे इसको यूज कर रहे हैं। बट द थिंग इज दैट रेड हैट ने कहा कि यार नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि पहले क्या था, अप स्ट्रीम क्या था, सबसे पहले जो वर्जन आएगा वो रेड हैट का आएगा, रेड हैट का डाउन स्ट्रीम होगा सेंटोस जो कि मोर परफेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। तो रेड हैट ने ये फैसला किया कि नहीं, अब हमारा सेंटोस जो है वो अप स्ट्रीम बनेगा, यानी कि पहले सेंटोस की कॉपी आया करेगी जिसमें बग्स होंगे, इश्यूज होंगे, लोग उसे यूज करें, हमें बताएं। और फिर उसके बाद हम रेड हैट की कॉपी निकालेंगे जो कि हमने सेल करना है, जिसका लाइसेंस, जिसकी सब्सक्रिप्शन पेड होगी। तो कुछ लोगों को ये कंफ्यूजन है कि सेंटोस स्ट्रीम क्या चीज है, और जो पुराना सेंटोस था उसका क्या मतलब था। तो वो तो था मेन स्ट्रीम, अब उसको रिप्लेस कर दिया रेड हैट ने। तो जो सेंटोस स्ट्रीम वर्जन है उसका मतलब है कि पहले सेंटोस की कॉपी आएगी, फिर उसके बाद रेड हैट की कॉपी आएगी। थोड़ी सी चीज मैंने ऐड कर ली ताकि आप लोगों को क्लियरिटी आ जाए। एक और ऑपरेटिंग सिस्टम है आजकल
मैं बता देता हूँ 3-4 ओएस ताकि आपको कोई मसला ना हो। ओरेकल एंटरप्राइज लिनक्स, फेडोरा और रॉकी लिनक्स, ROCKY रॉकी लिनक्स। इसी तरीके से एक है एल आर्मा लिनक्स से शायद, एक है साइंटिफिक SCIENT साइंटिफिक लिनक्स आई थिंक। ये जो सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है बेसिकली रेड हैट की ही कॉपी है। तो जब आप ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम जिसकी हम बात कर रहे हैं जब ये सीखेंगे तो बाकी सारे आपको ऑटोमेटिक आ जाएंगे, सभी एक ही चीज़ है। तो अगर आपको कंफर्म करना हो कि कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम रेड हैट की कॉपी हैं तो आप क्या लिखेंगे गूगल पे, रेड हैट बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशंस, तो वो आपको सारे शो करवा देगा कि कौन कौन से रेड हैट की कॉपी हैं। यहाँ तक आई थिंक क्लियर होगा। तो अब मेरे पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम है सेंट ओएस। अच्छा, प्रॉब्लम ये है कि रेड हैट, जैसे मिसाल के तौर पे मेरे पास कुछ वर्चुअल मशीन है जिसपे हम प्रैक्टिस करते भी हैं पहले भी, उन पे जब मुझे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है तो मुझे रेड हैट से उनका जो पैकेज है, जो सॉफ्टवेयर है, जो सॉफ्टवेयर रिपोजिटरी है जहाँ पे उनके सॉफ्टवेयर पड़े होते हैं, वो परचेज करना पड़ेगा। जबकि सेंटोस स्ट्रीम में वो चीज़ फ्री है, मुझे जस्ट इंटरनेट चाहिए। अच्छा, अगर रेड हैट में परमिशन नहीं है फिर भी आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है तो वो एक नेटवर्क का चैप्टर आएगा, तो हम देखेंगे कि रिपोजिटरीज कैसे सेट करते हैं, वो अलग मामला है। बट फॉर दिस टाइम मेरे पास ये मैं दिखा भी देता हूँ, कैट्स ETC और रेड हैट रिलीज। तो ये सेंटोस स्ट्रीम 8 है मेरे पास, और मैं इंटरनेट देख लेता हूँ इस पर चल रहा है तो पिंग yahoo.com, और नहीं चल रहा तो मैं इसमें जाके यहाँ से, चाहे मैं इसका कनेक्शन यहाँ से कनेक्ट कर दूँ और चाहे मैं नेटवर्क को रिबूट कर दूँ इसके को, तो कनेक्ट कर लेगा। या मैं NMCLI कनेक्शन और इसको कनेक्ट कर दूँ यहाँ पे, जिसमें एक डाउन है और एक जगह पे होगा अप। तो अब के बाद ये मेरे पास ENS33 आ रहा है, इसको मैं यहाँ पे ENS33 करूँगा तो ये अप हो जाएगा कनेक्शन। दो तरीके थे, बाकी नेटवर्क के चैप्टर हम देखेंगे। तो अभी देखते हैं, तो इस पे इंटरनेट चल गया। अभी मुझे दो पैकेज देखने हैं जिसकी मैंने बात की थी वीडियो के लिए। तो RPM-QA, अभी ये ना समझिएगा कि RPM-QA है बस, आप थोड़ा ये अंडरस्टैंड कर लें कि ये एक टूल है जिसके थ्रू हम चेक कर लेंगे कि वीडियो का सॉफ्टवेयर हमारे पास है। तो ये मुझे बताएगा कि जी इंस्टॉल्ड है। तो अभी मुझे इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, इसके अंदर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। मे भी हो सकता है कि मैंने प्रैक्टिस की हो तो मैंने इसमें इंस्टॉल कर लिया हो। तो फिर भी अगर आपको ड्यूरिंग द एग्ज़ाम इशू आए तो आप क्या करेंगे, DNF इंस्टॉल VDO स्पेस, जब आपको मल्टीपल पैकेज इंस्टॉल करने होते हैं, kmod डैश VDO -y से इंस्टॉल हो जाएगा। तो ये सबसे पहले थोड़ा, जब फर्स्ट टाइम आप इसको चलाएंगे तो थोड़ा टाइम लेगा और उसके बाद इसने इंस्टॉल हो जाना है। अच्छा, वो कह रहा है के मोड तो अवेलेबल नहीं है भाई मेरे पास, जबकि वीडियो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। और ऊपर है उसने के यहाँ मोड पे के बताया भी, वीडियो है। क्या कह रहे हैं। के मोड के वीडियो है। हाँ जी, मैंने ऊपर ये भी मैं बता तो रहा हूँ कि ऊपर मैंने गलती की है, तो मैं आपको यही बता रहा हूँ। वो कह रहा है नहीं अवेलेबल, जबकि ऊपर यहाँ पे उसने कहा कि है। तो हमने जो गलती की है उसको हम ठीक कर लेते हैं। अब उसने कुछ उसके एडिशनल पैकेज भी इंस्टॉल करना शुरू कर दिए हैं, जो कि डाउनलोड करके इंस्टॉल करेगा।
कितने मिनट पे हमने सेशन स्टार्ट किया था? सर 7:10 पे, आई थिंक 7:10 के आसपास। चलें, जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है साथ एक दो चीजें और कर लेते हैं। अच्छा, इसका सिंटेक्स ये है कि एग्जाम के दौरान आपको एक ये भी एक ट्रबल आ सकती है। अभी मैंने लास्ट टाइम भी एग्जांपल दी थी कि देयर इज वन पर्सन जिसने भी लास्ट टाइम एग्जाम दिया है और वो मिस्टेक कर गया था एक, और इस क्वेश्चन में उसने मिस्टेक की थी। हालांकि बहुत आसान क्वेश्चन था, बट जब बंदे को नहीं पता होता तो फिर ये मिस्टेक हो जाती है। सबसे पहली बात तो ये है कि जो वीडियो है ये अप्लाई होता है ब्लॉक स्टोरेज पे, और जब भी ब्लॉक स्टोरेज की बात होती है तो डायरेक्ट हार्ड ड्राइव की बात होती है। वो किस टाइप की ड्राइव है वो छोड़ दें, बट ब्लॉक स्टोरेज पे होता है। एग्जाम के दौरान आपको उसने सेपरेट डिस्क दी होगी 10 GB की या 5 GB की या 6 GB की, और वो आपसे कहेगा कि आप इस डिस्क पे वीडियो अप्लाई कर दो। वो डिस्क आपको मिल जाएगी, अभी हम करके भी देखेंगे। तो वीडियो का पैकेज इंस्टॉल होने के बाद वीडियो की कमांड इनेबल हो जाती है। आप वीडियो लिखेंगे और स्पेस लिख के आप एक्शन बताएंगे कि व्हाट यू वांट टू डू। लेट से आपने कहा क्रिएट करना है तो आप क्रिएट लिख देंगे। तो फिर वो पूछेगा कि क्या क्रिएट करना है, उसका नाम बताओ। हाइफन हाइफन नेम बताएंगे आप, एंड इक्वल्स टू आप नाम बता देंगे वट एवर यू नाम वांट टू गिव द नेम। लेट्स से कि मैंने कहा कि यार माई वीडियो, अच्छा एग्जाम में हो सकता है उसने बताया हो कि आप इस नाम से बनाओ, VD01 मैंने रख दिया उसका नाम, फिर स्पेस हाइफन हाइफन। फिर वो कहता है कि अच्छा ठीक है, नाम तो रखना, किस डिवाइस पे रखना है ये बताओ। लेट्स से मैंने डिवाइस कहा इज इक्वल टू, अब यहाँ पे आपने हार्ड ड्राइव की लोकेशन बतानी है। लेट्स से डेव में हो सकता है SDA उसमें हार्ड डिस्क नंबर 1 हो और SDB उसने इस काम के लिए रखी हो। फिर यहाँ पे अभी 2 पैरामीटर दिए हमने। तीसरा पैरामीटर जो आएगा वो होगा कि आपने इसका साइज क्या रखना है। अब ये एक बड़ी लॉजिकल सी बात है। लेट्स से कि वहां पे हो सकता है उसने 10 GB की डिस्क दी है। हम अभी यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं ऊपर, स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन की और थिन प्रोविजन की। व्हाट डज इट मीन कि यार पीछे जो भी साइज दिया आप बताओ कि आपको क्या चाहिए। तो हम यहाँ पे एक तीसरा पैरामीटर क्या देंगे, वीडीओ लॉजिकल साइज, और इसमें L और S कैपिटल होगा, इज इक्वल टू। लेट से उसने 10 GB की जगह डिस्क दी है फिजिकल आपको, लेकिन वो आपसे एग्जाम में कह रहा है कि 300 GB की जो है ना इसकी पार्टीशन क्रिएट करो, तो आप 300G लिख देंगे इधर। अच्छा, अब नॉर्मली जब हम डिस्क को माउंट करते हैं तो हमारी जो लोकेशन बनती है डेव, और डेव में जाके पार्टीशन का या डिस्क का नेम, लेट से SD, जैसे ये B डिस्क है B1, इस तरह से हम ETCFS टैब में एंट्री करते हैं। बट VDO जो है ये एक सर्विस के तौर पे एक्ट करता है, और जब भी सर्विस के तौर पे कोई एक्ट करेगा, कोई स्टोरेज ब्लॉक स्टोरेज, तो डिवाइस में डेव में एक मैपर के नाम की सर्विस चलती है। इस सर्विस के अंडर आपकी उस डिस्क का नाम होगा जो कि आपने नई डिस्क क्रिएट की होगी। मिसाल के तौर पे आपने डिस्क क्रिएट की है ये वाली, नेम आपने ये दिया लॉजिकल वॉल्यूम को, तो इस तरह से आपके सामने आएगा। तो फर्क ये है कि जब भी कोई बेस्ड ऑन सर्विस, देखिए जब आप LVM क्रिएट करते हैं तो LVM भी एक सर्विस के तौर पर एक्ट कर रहा होता है कहीं। तो उस केस में भी जैसे LVM का लॉजिकल वॉल्यूम क्रिएट होगा तो कभी ऐसे आपको जगह नहीं बताता
बल्कि मैपर की सर्विस एक्टिवेट हो जाती है उसके लिए। तो इस केस में भी यही काम होगा, आपकी लोकेशन ये वाली बनेगी मैपर के अंडर माई VD01। तो हम क्या करते हैं, अब हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम इस लेवल पे आ गया कि उसने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिए सारे। इसमें BLK ID सॉरी LSBLK एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपको ये बता देता है कि आपके सिस्टम में ब्लॉक डिवाइसेस कितनी लगी हैं। BLK का मतलब है ब्लॉक और LS का मतलब है लिस्ट। मैं इस वीडियो को यहाँ पे स्टॉप कर लेता हूँ ताकि सेशन